नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों का 71st बीपीएससी मेंस होने वाला है और बहुत सारे बच्चे 72nd बीपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे। आप दोनों के लिए ही ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और इस बार भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहा है मेंस में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम डेली एक ऐसे को एनालाइज करेंगे किसी भी टॉपर्स की कॉपी से और देखेंगे कि उन्होंने कैसे उस ऐसे को अप्रोच किया है, किस डायमेंशन में ब्रेक किया है, कैसे स्टार्टिंग, एंडिंग, कंक्लूजन, ये सब कैसे लिखा है। और अगर जब आप डेली टॉपर्स की कॉपी देखते हो तो आपके दिमाग में भी एक पैटर्न बनता है कि हाँ, मुझे इस फ्लो में लिखना है। तो उस फ्लो को समझने के लिए टॉपर्स की कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है। ये आदित्य अग्रवाल सर की कॉपी है और इन्होंने जो ये टेस्ट में लिखा था कि इफ़ इट कॉस्ट यू योर पीस इट इज़ टू एक्सपेंसिव। कोई चीज़ जो आपकी शांति को छीनती है तो वो बहुत महंगी है। इसको जनरल लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है और वो आपको डेली पढ़ने के टाइम में आ जाता है परेशान करने। ठीक है, कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं खाने चलते हैं और इससे आपकी मेंटल हेल्थ इसलिए ख़राब हो रही है कि आप पढ़ नहीं पा रहे, आप सोच रहे हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और समथिंग। ठीक है, तो क्या ये दोस्ती महंगी नहीं पड़ी आपको? महंगी पड़ती है। ऐसी दोस्ती जो आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है, आपकी जो टारगेट है, गोल्स है लाइफ में, उससे दूर कर रहा है, तो वो आपको महंगी पड़ती है वैसी दोस्ती। तो जनरल लाइफ में आपने ये समझ लिया, बट इसको ऐसे में आप कैसे फ्रेम करोगे? आप कुछ डायमेंशन में इसे ब्रेक करोगे। तो सर ने कैसे ब्रेक किया है वो हम देखेंगे। कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ लोग लिखते हैं इसको क्वेश्चनायर मेथड में, कुछ एग्जाम्पलरी ऐसे लिखते हैं, है ना। तो सर ने मिक्स करके इसमें लिखा है, ये मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि इन्होंने किस किस एंगल में तोड़ा है। सबसे पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए। इफ़ इट कॉस्ट यू योर पीस इट इज़ टू एक्सपेंसिव। यदि कोई चीज़ आपकी शांति को छीनती है तो ये बहुत महंगी है। अब देखते हैं कि अगर सर ने कोई टॉपिक लिखा है, पहले तो उसको बॉक्स में डाल दिया है ताकि ये हाईलाइट हो कि इन्होंने ये टॉपिक पे लिखा है। और टॉपिक क्या है? इफ़ इट कॉस्ट यू योर पीस इट इज़ टू एक्सपेंसिव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो एनेक्डोट यूज़ किया है वो हिस्टोरिकल एनेक्डोट है। कैसा एनेक्डोट है? ये जो एनेक्डोट है ये हिस्टोरिकल है। कुछ लोग करंट बेस्ड भी लिखते हैं, है ना। कुछ लोग खुद के लाइफ इंसिडेंट्स को भी लिखते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल एनेक्डोट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेक्योर का यूज़ किया है कि 13 अप्रैल 1919 को थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। ठीक है, और गोल्डन टेम्पल में वो लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। किसी को अवेयरनेस नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और बाद में क्या होता है कि जनरल डायर आते हैं, केम विथ हिज फोर्स एंड बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक। तो ये पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी कि कैसे जलियांवाला बाग मैसेक्योर में लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। और जनरल डायर आता है और क्या करता है कि फायरिंग स्टार्ट कर देता है, ओपन फायरिंग, जिसमें 379 पीपल डाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड। ये इंसिडेंट्स उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया। उसके बाद दिस इंसिडेंट शुक द नेशन एंड पीस ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की जो पीस है ना, सोसाइटी के पीस को शैटर करके रख दिया, सोसाइटी के पीस को डिस्ट्रॉय कर दिया इस मैसेक्योर ने। ठीक है, आगे वो लिखते हैं अगेंस्ट दिस एक्ट रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड। इसमें आपको पता होगा कि नाइटहुड रिटर्न कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये इंसिडेंस बहुत महंगा पड़ा इंडियंस को, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों के जान गंवाते हुए देखा। और ब्रिटिशर्स के लिए इसलिए महंगा पड़ा कि उन्हें इस फैक्टर के बाद इंडिया छोड़ कर जाना पड़ा। लोग जो यहाँ के थे वो हॉस्टाइल हो गए थे और ये इंसिडेंस उनको बहुत महंगा पड़ा। तो इफ़ इट कॉस्ट यू योर पीस इट इज़ टू एक्सपेंसिव। उसके बाद इन्होंने इससे कनेक्ट किया है इस ऐसे के टॉपिक से कि जलियांवाला बाग मैसेक्योर कॉस्ट पीस ऑफ इंडियंस विच वॉज टू एक्सपेंसिव टू बियर इन दिस ऐसे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कैसे कैसे तोड़ा है। इन्होंने इसमें अब अच्छे से बता देंगे यहाँ पे कि किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में ये लिखने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया कि वी विल एनालाइज वेरियस डिमेंशंस दैट कॉस्ट आर पीस। क्या क्या डिमेंशन हो सकते हैं जो हमारे पीस को
हैम्पर करते हैं। एंड हाउ दीज आर एक्सपेंसिव, आखिर ये एक्सपेंसिव कैसे हैं। देन वी विल डिस्कस हाउ टू अटेन पीस इन माइंड एंड देन कंक्लूड अकॉर्डिंगली। ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसे को किस डायरेक्शन में लिखने वाले हैं। अब जो चेकर होगा, जो कॉपी को इवेलुएट कर रहा है, उसे पता चल गया कि हाँ इस ऐसे में इस डायमेंशन में बात होने वाली है। अब देखो कि इन्होंने कैसे ब्रेक किया है। इन्होंने क्वेश्चनायर मेथड में लिखा। सबसे पहले ये क्वेश्चनायर मेथड में इन्होंने यूज़ किया है कि व्हाट डज द पीस मीन, पीस का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये अराइज किया। उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन वंस लाइफ, मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली। तीनों तरह से इंसान के लाइफ में एब्सेंस होना चाहिए किस चीज़ का, वायलेंस का, तभी इंसान पीस फील करता है। ठीक है। इफ़ अ पर्सन कांट गेट 2 स्क्वायर मील फॉर हिज फैमिली ही वोंट बी एट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है तो वो पीस पे कैसे हो सकता है। सिमिलरली उन्होंने एक आयरनी भी दी है, मतलब एक्सट्रीम बताया है कि कोई इंसान अगर बिलियनर भी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहा है, वो भी पीसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहा, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, हेल्दी इनफ नहीं है, ताकि इसीलिए वो पीस नहीं है। अब इन्होंने ये बता दिया, आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन अराइज किया और क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब देखो कैसे क्वेश्चन अराइज करके उसको एग्जाम्पल यूज करके सब्सटेंशिएट किया है। इन्होंने कहा कि 19th सेंचुरी के टाइम में इंडिया फेस्ड मैनी सोशल एविल्स लाइक सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिज, है ना, विडो का कंडीशन बहुत बुरा था। फिर विच क्रिएटेड मेंटल डिस्टर्बेंस इन माइंड्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर। तो इन्होंने ये वाली सिचुएशन का यूज़ किया। ये भी हिस्टोरिकल ही है डिमेंशन कि कैसे 19th सेंचुरी में लोग ऐसे सोशल एविल्स को प्रैक्टिस करते थे, सती प्रथा को प्रैक्टिस करते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को, चाइल्ड मैरिज, कंडीशन ऑफ विडो बहुत बुरा था, और ये सब चीज़ें मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा था। किसके? हमारे सोशल रिफॉर्मर के। और इस टाइम के जो सोशल रिफॉर्मर थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर DK कार्वे, इन सब का माइंड डिस्टर्ब था, इन सब का पीस लाइफ से ख़त्म हो गया था, क्योंकि इन्होंने अपने क्लोज फैमिली मेम्बर को ये सब झेलते हुए देखा था। दे हैव फील दैट, जैसे कि यहाँ पे देखो, दे लॉस्ट मैनी क्लोज फैमिली मेम्बर्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशंस एंड मेंटल पीस साइमल्टेनियसली। मतलब इनका मेंटल पीस भी चला गया था और अपने फैमिली मेम्बर को खोने का भी इनको बहुत पेन था, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दे टुक स्टैंड अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस एंड गैदर्ड एंशियंट लिटरेचर टू प्रूव देयर पॉइंट्स अगेंस्ट दीज एविल्स। फिर ये लोग जिनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ था, ये लोग बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं कि कैसे ये चीज़ें एविल प्रैक्टिसेस हैं। फिर उस पर बैन लग जाता है। सती प्रथा पे आपको पता है 1829 में बैन लग गया था, 1829 या 1828, 1829। और आपको पता है कि वट एवर कॉस्ट योर पीस एंड लीड्स टू लॉस, देन एक्शन अगेंस्ट दैट थिंग विल सेव अदर्स फ्रॉम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर कोई चीज़ आपकी शांति को भंग कर रही है तो वो तो किसी और की भी शांति को भंग कर सकता है ना, बट आपने अगर एक्शन ले लिया तो आप बाकी लोगों को सेव कर लेते हो वो सेम चीज़ फील करने से। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया हिस्टोरिकल एंगल का, आपने देख लिया यहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल एंगल का एक एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर दिया बातों को, व्हाट इज़ पीस। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल, अब ये देखो अलग अलग एंगल पे इन्होंने ब्रेक किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने एक इंडिविजुअल लेवल पे ब्रेक किया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और तीसरा इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने कैसे इसको एग्जांपल दिया है कि व्हेन वन फेल्स इन समथिंग, बी इट एग्जामिनेशन, बिजनेस, फुलफिलिंग वंस ड्यूटी, ही शी फील्स वर्थलेस ना, एंड देन दैट वर्थफुलनेस लिखा है इन्होंने बट वर्थलेस होना चाहिए, एंड दैट हैम्पर्स मेंटल पीस which ultimately leads to mental problems like anxiety, depression, suicidal thoughts, है ना। और फिर वहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी यूज किया कि CCD जो है कैफ़े कॉफ़ी डे, उनके जो फाउंडर थे VG सिद्धार्था, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि उनको लगा कि वो बिजनेस में फेल हो गए हैं। तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज़ आपको बार बार बॉदर कर रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस एग्जामिनेशन में फेल होना, बिजनेस में फेल हो जाना, तो ये भी आपके पीस, मेंटल पीस को कॉस्ट करता है ना। और डाउट्स ऑन
वन सेल्फ कॉस्ट पीस। अगर आप खुद पे डाउट कर रहे हो तो ये आपकी पीस को ही भंग करेगा। इट इज़ व्हेन इट इज़ अल्टीमेटली वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। तो पहला इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दिया। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इन्होंने क्या यूज़ किया है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बोला है कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं गॉट वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ करप्शन, ब्राइब एंड ऑफर्स फॉर इन्फ्लुएंशियल पोजिशन इन एक्सचेंज ऑफ फेवर। ठीक है, एक्सेप्टिंग सच ल्यूक्रेटिव ऑफर्स माइट गिव शॉर्ट टर्म प्लेजर, but in long term this will hamper your integrity, honesty, inner conscience, which ultimately disturbs your peace at personal level, be it public or private life। जैसे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है करप्शन करने का, ब्राइब लेने का, लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्लेजर देगा, लॉन्ग टर्म में ये आपकी शांति को, आपकी पीस को ही भंग करेगा, आपकी जो अंदर जो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, इनर कॉन्साइंस है, उसको हैम्पर करेगा। इस तरीके से उन्होंने उसको एग्जाम्पल दिया। फिर उसको काउंटर सोल्यूशन भी दिया। दस टू काउंटर सच सिचुएशन वन मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। कैसा होना चाहिए इंसान को? इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना। एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डेनियल गोलमैन, वन मस्ट फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लाइक ट्रांसपेरेंसी, वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड शुड बिलीव इन भागवत गीताज फिलोसफी ऑफ निष्काम कामा। इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इनका जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, वो ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग है इनके अंदर, है ना। एक सेकेंड। फिर उन्होंने फोर्थ जो एग्जाम्पल यूज़ किया है वो इकोनॉमिक लेवल पे यूज़ किया है कि पुअर लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन कॉस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो कम होता जा रहा है, हैम्पर होता है ना। एंड प्रेजेंट जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया है इज़ अराउंड 35% एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, विच जस्ट कंट्रीब्यूट्स ओनली 20% इन जीडीपी। अभी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वुमेन? सिर्फ 20%। ठीक है, लेकिन ये हमारे फिनेंशियल पीस को कॉस्ट कर रहा है। अगर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिनेंशियल पीस ही कॉस्ट हो रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में इन्होंने इसको ब्रेक किया एट इकोनॉमिक लेवल। और इन्होंने लिखा है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन का जो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इक्वल हो जाएगा मेल काउंटर पार्ट्स में तो जीडीपी जो है वो 27% से इंक्रीज करेगा इंडिया का। तो ये एक एंगल हो गया। फिर उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन अब राइज किया, 3 एंगल पे तोड़ के। फिर सेकेंड क्वेश्चन राइज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई समथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट दैट कॉस्ट योर पीस। आखिर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जो आपके पीस को भी कॉस्ट कर रही है? तो इसका आंसर सब्जेक्टिव है, हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है आपको एग्जाम में टॉप करना है तो ये आपके पीस को कॉस्ट कर रहा है। हो सकता है किसी के लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है जीना है वो उसके पीस को हैम्पर कर रहा है। तो लाइफ में सबके अलग अलग गोल्स होते हैं जिसके लिए वो अपने पीस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। The answer is simple and subjective in nature, that something could be different for different people. Like someone not getting luxurious life, difficulty in achieving materialistic benefit and not getting timely promotions. किसी के लिए promotion बहुत ज़रूरी होता है, और failure in relationship commitment fulfilling and many such more. तो ये सब चीज़ें हैं जो इंसान के पीस को डिस्टर्ब कर सकता है एंड एक्सपेंसिव पड़ सकता है। Thus all of us human beings sometimes our wishes goes beyond our expectations and not fulfilling cost us mental disturbance and leads to unstable peace। तो फिर इसको यहाँ पे इन्होंने अब सॉल्यूशन बताया है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अरिस्टोटल गोल्डमीन शुड बी फॉलोड। एरिस्टोटल का गोल्डमीन जो सोल्यूशन है उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया है उन्होंने। वन शुड बी हैप्पी विद वंस हैव एंड ट्राई टू वर्क फॉर मोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चन को आंसर कर दिया। 2 क्वेश्चन इन्होंने रेज किया था। अब इन्होंने यहाँ पे एंटीथेसिस देना शुरू किया है। आपको पता है किसी भी ऐसे में एक होता है थेसिस, फिर होता है एंटीथेसिस और फिर होता है सिंथेसिस। इसके बाद क्या आता है? सिंथेसिस। तो अभी ये एंटीथेसिस रेज कर रहे हैं कि नाउ वन कैन क्वेश्चन दैट इफ समथिंग दैट कॉस्ट योर पीस इज इट ऑलवेज एक्सपेंसिव। क्या हर वो चीज़ जो आपकी पीस को कॉस्ट कर रही है कि क्या वो एक्सपेंसिव ही होती है हमेशा? ये हो गया आपका काउंटर क्वेश्चन। तो इसमें आप आंसर दे सकते हो द आंसर इज सिंपली नो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़
जो आपके पीस को कॉस्ट कर रही है वो एक्सपेंसिव ही हो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, और इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये 1000 टाइम्स ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, मतलब बल्ब जलाने का, और 1000 टाइम्स वे फेल होते हैं, लेकिन एक बार वो सक्सीड करते हैं। और वो उन्होंने बोला भी है कि ही फेमसली सेड दैट ही डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ हिज अटेम्प्ट्स बट इंस्टेड फाउंड 1000 वे through which electricity can't be generated. Thus, it is clearly states that it depends on the person's attitude towards problem, है ना, that cause peace will be expensive or not. और तो बट थॉमस अल्वा एडिसन के लिए जो उनके जो दिन रात की जो नींद गायब थी, उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करना था, उसके लिए उन्होंने इतना ट्राई किया, तो उसका जो रिजल्ट हुआ इससे उनको सेटिस्फैक्शन मिला, ना कि उनकी पीस का कुछ एक्सपेंसिव पड़ा उनके लिए। ये एक काउंटर पार्ट का एग्जाम्पल हो गया। फिर उन्होंने अब कंक्लूज़न उन्होंने कम से कम 3 पेज में लिखा है, 1 2 3, और कंक्लूज़न लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे कि इन्होंने कंक्लूज़न अलग अलग लेवल पे जाके लिखा है। इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने लिखा है कंक्लूज़न को, फिर इसी कंक्लूज़न को सोसाइटी लेवल पे लिखा है, फिर कंक्लूज़न ऑन नेशनल लेवल लिखा है, एंड देन कंक्लूज़न एट ग्लोबल लेवल्स लिखा है। तो ये वाला अप्रोच भी आप लोग यूज कर सकते हो। इन्होंने लिखा है टू सम अप द कंक्लूजन इज क्लियर दैट इंडीड दैट कॉस्ट यू योर पीस इट इज एक्सपेंसिव एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन, बट हाउ टू इंश्योर दैट पीस रिमेन्स ऑलवेज एट मेंटल लेवल। द फॉलोइंग आर द वेज टू गेट पीस इन माइंड। इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे पीस पा सकते हैं? वन शुड फोकस ऑन इंटरनल कॉन्साइंस थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा प्रैक्टिसेस, है ना, इससे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना, और डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप यू विल रिमेन इंटैक्ट। सोसाइटल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए आप जैसे कि सोसाइटी में आप हार्मनी को मेंटेन करने के लिए सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, है ना, वॉचिंग स्पोर्ट्स टुगेदर, हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। नेशनल लेवल पे आप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेकर आओ, तो आपके नेशनल में भी पीस बना रहेगा। और ग्लोबल लेवल पे आप कोलैबोरेशन करो टू प्रमोट राइट्स ऑफ पीपल थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन जो पीस कीपिंग मिशन चलाता है वो। फिनेंशियली हेल्प करो वो उन कंट्रीज़ को जो अंडर डेवलप्ड है, और वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करो, जिसमें ये कहा जाता है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और एट द एंड वन शुड रिमेंबर द गोल्डन वर्ड्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम। एंडिंग बहुत तगड़ी इन्होंने लिखी है, जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि वेयर देयर इज राइटियसनेस इन हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, वेयर देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज हार्मनी इन द होम, वेयर देयर इज हार्मनी इन द होम देयर इज ऑर्डर इन अ कंट्री, वेयर देयर इज ऑर्डर इन अ कंट्री देयर इज अ पीस इन द वर्ल्ड। तो ये तो आपको रटना ही होगा, कोट्स जो होता है वो आपको रटना ही पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम पे याद नहीं आएगा। हो सकता है उस टाइम पे उनको याद आ गया, पर ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े कोट्स याद हो। आप छोटा सा 2 लाइन का भी कोट्स याद कर सकते हो, बट इनका बहुत सही था। ठीक है, और यहाँ पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं हम आपसे एक नए ऐसे के साथ। उन्होंने अलग ऐसे में किस डायमेंशन को फॉलो किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छा रिएक्ट करो, कमेंट्स में बताओ कि कौन सी टॉपिक पे, कौन से ऐसे पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।